तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और मैं हूं जय कुमार वर्मा। और आज आप देखेंगे इतिहास के संदर्भ में कि इतिहास को हम विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे या कला की श्रेणी में, या विज्ञान और कला दोनों को मानते हुए उसको समन्वित रूप में रखेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि पहले पार्ट में देखा था कि इतिहास की अर्थ परिभाषा, 2 पार्ट में हमने देखा था। उसके बाद वीडियो में देखा था हमने कि इतिहास कि जितनी भी चीज़ें हैं हम कहाँ से लाते हैं उसके स्रोतों को देखा था, जिसमें से वैदिक स्रोत, ब्राह्मण, आरण्यक, जैन स्रोत, ब्राह्मण स्रोत, बौद्ध स्रोत, उसके बाद विदेशी यात्रियों के। वो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, इस वीडियो को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं या कला की श्रेणी में। तो विज्ञान की श्रेणी, कला की श्रेणी और दोनों की श्रेणी अर्थात ये समन्वित या दोनों के रूप में रखा जा सकता है। मैंने ये चीजें पॉइंट बनाए, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। पेपर में अगर हूबहू इस पॉइंट को लिखते हैं आपको नंबर भरपूर मिलेगा। तो विज्ञान की पहले देखते हैं कि विज्ञान मानने, देखिए किसी भी चीज को विज्ञान मानने के लिए क्या क्या जरूरत होता है। एक अच्छी उसकी विधि होनी चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, साथ में उसका वो सभी जगह सर्वमान्य होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को आपको तो याद ही है। इसको थोड़ा सा अलग वे में, थोड़ा सा बस अलग है कि विज्ञान क्या क्या करता है हमको देखना है। जब हम सब्जेक्टिव वे में देखेंगे तो विज्ञान सबक देता है, सबक यानी ज्ञान देता है, हमको सिखाता है। तो क्या इतिहास विज्ञान है? इसके लिए उदाहरण स्वरूप क्या इतिहास हमें सबक देता है? जी हाँ, देता है सबक। कैसे? जैसे कि हमें बहुत सारी क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों से सबक लेकर दूसरे लोग क्रांति किए की, और सभी क्रांतियों में समानताएं भी थी। तो इससे अगला पॉइंट हो जाएगा सामान्यीकरण भी संभव। तो पहले हम देख रहे हैं कि सबक, ज्ञान, ज्ञान क्या देता है इतिहास। देखिए, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, फिर 1919 में, वर्ल्ड इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो 1919 में होता है आपका पेरिस का शांति सम्मेलन। और पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग ये मानते हैं कि वियना जो कांग्रेस था वो 1815 में पहला शांति सम्मेलन था, तो उससे सीख लेकर ये हुआ है। तो ये क्या है? सबक, ज्ञान देता है कौन? इतिहास। बहुत सारी घटनाएं हैं तो उससे सबक लिया जा सकता है। जैसे कि किसी भी साम्राज्य में जब विलासिता आ जाती है, राजा अयोग्य होता है, तो साम्राज्य का पतन हो जाता है। और फिर साम्राज्य में जब अच्छा शासक, योग्य शासक आता है तो साम्राज्य का उत्थान होने लगता है। तो इससे सबक मिलता है कि पिछले शासक ने क्या किया था, अगर हम उस शासक की गलती नहीं करेंगे तो वो शासक फिर महान बनते जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इतिहास हमें ज्ञान देता है। दूसरा, सामान्यीकरण संभव नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि इतिहास में सामान्यीकरण नहीं है, कि एक चीजें जो परिवेश है, परिवेश, पर्यावरण, विज्ञान, इन सब में जो हम अगर न्यूटन का लॉ यहाँ भी सही है तो यूरोप में भी किसी भी जगह सही रहेगा। तो वही चीज है कि व्यक्ति के इतिहास, हम किसी व्यक्ति का इतिहास पढ़ते हैं, सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यीकरण पूर्ण रूप से नहीं किंतु संभव है। इसको मानने वाले क्या बोलते हैं कि सामान्यीकरण कैसे संभव है। तो जैसे हम 1830 की क्रांतियां देख सकते हैं, 1848 की क्रांति देख सकते हैं, 1905, 1917 दोनों की वहां की क्रांति देख सकते हैं। कहाँ? रशिया की क्रांति, 1911 की चाइना की क्रांति देख सकते हैं। ये सारी चीजों में समानताएं हैं, उनके परिवेश में और वातावरण अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उन सभी के कारणों में कुछ न कुछ समानताएं हैं। तो इनसे हम देख सकते हैं कि इतिहास में सामान्यीकरण भी संभव है, भविष्यवाणी संभव। कई लोग बोलते हैं कि इतिहास में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसे विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है कि कल बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। इन सब चीजों को पहले से पता चल जाता है, लोग सुरक्षित हो जाते, चक्रवात आने वाला है नहीं आने वाला है, इन सब चीजों को सबसे पहले पता चले। तो क्या विज्ञान इतिहास में भी संभव है? जी हाँ, संभव है भविष्यवाणी। कैसे संभव है? इन सब चीजों को मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक, तो पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ। उसमें जर्मनी को बहुत ही ज्यादा पंगु बना दिया गया, मतलब अपंग बना दिया गया, उसकी सेनाएं छीन ली गई, बहुत सारे प्रदेश छीन लिए गए, जिन प्रदेशों से उसको औद्योगिक उत्पादन होता था, बहुत सारे कर लगा दिए गए। कौन सा कर? तो युद्ध हर जाने के रूप में, कि युद्ध का हर जाना वही भरेगा। इन सब चीजों को देखते हुए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्शल फॉच, जिसका नाम था मार्शल फॉच। उन्होंने कहा था कि ये एक अस्थायी है संधि है, एक अस्थायी सम्मेलन है, एक अस्थायी शांति सम्मेलन है, और ठीक 20 वर्ष बाद पुनः
एक भयानक युद्ध होगा और यह सही होता है। फिर 1939 में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो इस तरह से कई उदाहरण है हमारे सामने। क्रमबद्धता है, हाँ जी हाँ, इतिहास में क्रमबद्धता है। इसके पक्ष में कैसे देख सकते हैं कि इतिहास में क्रमबद्धता है? देखिए, कोई भी घटना होती है तो ऐसे ही घटना नहीं हो जाती। किसी भी क्रांति का प्रस्फुटन ऐसे ही नहीं होता। भारत की आज़ादी 1947 में मिली। भारत के संदर्भ में आप अच्छे से समझेंगे तो 1947 में भारत की आज़ादी मिलती है। तो क्या 1947 में इसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ही उसका कारण होता है कि जी नहीं, उससे पहले बहुत सारे, कब से एक किसान आंदोलन, उसके अलावा मजदूर आंदोलन, बहुत सारे ये सब आंदोलन होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि क्रांतिकारी लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। गांधी जी का 1917 से देखते हैं, उनका सत्याग्रह चालू हो जाता है। तो गांधी युग भी हम पढ़ते हैं। 1885 में हम देख रहे हैं तो कांग्रेस का स्थापना होता है, फिर कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे अधिवेशन। तो इन सारी चीजों के धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से क्रिया हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला? आजादी। तो क्रमबद्धता है इतिहास में। देखेंगे धर्म और नैतिकता से क्या परे है। इसको 2 पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इतिहास धर्म से परे है, इतिहास नैतिकता से परे है। पहले क्या था कि लोग जब इतिहास को उतने अच्छे तरीके से नहीं निकाला गया था, उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो लोग बोलते थे जो कुछ घटना समझ में नहीं आ रही है वो क्या है, वो घटना सारे के सारे ईश्वरीय है, दैवीय है, देव ने चाहा वो घटना हो गई। लेकिन अभी क्या है, वो चीजें नहीं माना जाता। अभी क्या होता है कि इतिहास को माना जाता है कि हर इतिहास की घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है। तो ये धर्म से परे है, नैतिकता से भी परे है। नैतिकता मतलब कि जो नीतिगत बातें होती है, जैसे कि स्टालिन का आप सब जानते होंगे, रूस का था स्टालिन, और उसी के समय में अमेरिका और रूस का मतभेद बढ़ा था। तो स्टालिन एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो लेकिन उनकी जो बेटी थी स्टोलिना भी लिखा जाता है कहीं कहीं स्टोविला, तो ये क्या कहती हैं कि उनका व्यवहार, उनकी माँ मतलब अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही खराब व्यवहार था। लेकिन क्या उनकी पत्नी के प्रति व्यवहार खराब होने से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को हम अनदेखा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका राजनीति में जो योगदान था एक बड़ा योगदान है। उनका व्यक्तिगत नीतिगत अलग बातें है। तो इतिहास नैतिकता से भी परे है। इतिहास नीतिगत जो चीजें रहती है उन सब चीजों को नहीं लेता है। तो ये सारी चीजें अब देखेंगे। विज्ञान, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आप पढ़ेंगे MA फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो या BA में भी हो कहीं कहीं, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इतिहास को विज्ञान मानने वाले 2 या 3 इतिहासकारों के नाम लिखो। अब इतिहासकारों के नाम कैसे? तो JB ब्यूरी, सीले और डिल थे। तो JB ब्यूरी का तो आपको परिभाषा भी याद रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बातें बोले रहते हैं, याद रखना ये। उसके बाद सीले बोलते हैं कि इतिहास का विज्ञान, जो इतिहास है वो विज्ञान है और इसका साहित्य से कोई सरोकार नहीं है। मतलब सरोकार मतलब कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो हम विज्ञान है भैया। तो इन सब चीजों को कौन बोलता है? सीले, डिल थे। इनकी भी परिभाषा है, इनकी परिभाषा आपको अपनी बुक में देखनी होगी। तो ब्यूरी, सीले और डिल थे। और EH कार, इनकी भी परिभाषा इजी है कि हमने इनकी परिभाषा तो सर्वमान्य है और याद भी रखनी चाहिए। जैसे मुंह जबानी, कैसे कि इतिहास, इतिहासकार और तथ्य तथा अतीत और वर्तमान, इनके बीच अंतहीन संवाद है, EH कार बोलते हैं। तो ये 4 नाम हैं, कोई भी 2 नाम 3 नाम आप याद रखिए इतिहास को विज्ञान मानने वालों में। फिर हम देखेंगे इतिहास को कला मानने वालों में। तो कला मानने वालों में देखेंगे कि साहित्यिक कला विधा का प्रयोग, इसका विधा का प्रयोग होता है इसमें। कई लोग बोलते हैं कि इतिहास कला नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीजें विधायक का प्रयोग नहीं होता है, जो हमको तथ्य मिलता है उसी को समेट दिया जाता है। नहीं, हम इसका उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं राहुल संस्कृतायन का। राहुल संस्कृतायन सांस्कृत्यायन। तो इनकी क्या है, इनकी बुक है, बुक क्या है? मध्य एशिया का इतिहास, इसके अलावा
अकबर, ऋग्वैदिक आर, ये सारी बुक, फिर वोल्गा टू गंगा, इन सब बुकों में वो ना अपनी साहित्यिक कला विधा का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग करते हैं और साहित्यिक कला विधा का भी प्रयोग करते हैं। विधा मतलब उन विधियों का, उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं इन बुक को। इसीलिए उनको, उनके पास इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था। वोल्गा टू गंगा वो 8000 वर्षों का इतिहास लिखते हैं। उसके बाद से वोल्गा टू गंगा रूस से गंगा तक के बीच की संस्कृतियों का समन्वय दिखाते हैं, कैसे संस्कृति बदल रही है। तो एक अच्छी बुक है वो। फिर कला से परे नहीं, कौन? इतिहास। इतिहास कला से परे किस लिए नहीं है? ऐतिहासिक तथ्यों को तो हम खोज लेते हैं, तथ्यों को तो देख लेते हैं। क्या तथ्यों को वैसे ही परोस देंगे तो लोगों को पढ़ने में आनंद आएगा? नहीं, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी डाली जाती है कि हम पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है, हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो इतिहास में कला की विधाएं होती हैं, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है कि कैसे राजा एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसे हम बताते हैं कि कैसे चेतक चढ़ गया और चढ़ने के बाद हाथी के ऊपर चढ़ गया और किस प्रकार से महाराणा प्रताप तलवार चलाता, हमारे आंखों के सामने वो घूमने लग जाता है। तो वो है, कला से परे नहीं है इतिहास। निरस्ता के मध्य सरसता। निरस्ता मतलब रस नहीं होता है, कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में अगर सादी सादी बुक हो, लेकिन उसी में कुछ चित्र होते हैं, कुछ चीजें कहानी के रूप में आ जाती है, तो निरस्ता में सरसता अच्छा लगता है। तो ये निरस्ता के मध्य सरसता है, इसीलिए इसको कला मानने वाले जो लोग हैं कला मानते हैं। 1 मिनट। बहुत पसीना हो रहा है, चलो आगे देखते हैं। क्या है कि कलात्मक व सरल चित्रों की प्रस्तुति। कलात्मक अभी बताया, सरल चित्रों की प्रस्तुति, चित्र बना दिया जाता है। हमको मृदभांड मिलते हैं, मृदभांडों पर कुछ चित्र मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। उन सब चीज़ों को जोड़कर बनाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहे होंगे, क्या नहीं। उसका तो लिखित लिपि भी हमें नहीं मालूम है, क्या लिखते थे, कैसे थे। फिर वो जो मोहनजोदड़ो, जो मूवी बना था मोहनजोदड़ो, आप देखेंगे तो उस आधार पर लोग कहानी बनाए हैं, लोग नहीं, इतिहासकार लोग उस हिसाब से सोचे हैं कि हाँ, संकल्पना की है कि ऐसा हो सकता है। फिर अदृश्य घटनाओं का भी चित्रण होता है, यही चीज आ जाएगी। जैसे कि भारत छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पर जो भरत बोलते हैं कि प्राचीन नाट्यशाला है, तो उसमें जो कुछ कुछ बना हुआ है, ऐसे चित्र बना हुआ है, मान लो किसी का नृत्य करते हुए, तो माना जाता है कि प्राचीन नृत्यशाला है। और सुतनुका जो थी वहाँ पर देवदासी, तो उनका प्रेम का भी एक चित्रण का बखान किया गया है। तो वो तो अदृश्य है, लेकिन उसको भी घटनाएं जो है सिर्फ चित्रित है, उसको वर्णन कर दिया गया। कौन किया? इतिहासकार किए। तो इसमें कौन कौन आएंगे नाम? इतिहास को कला मानने वाले विज्ञान जो नाम है उनमें कौन कौन आएंगे? हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन की जो परिभाषा है आपको याद रखनी चाहिए कि मानव के जो समाज में मानव रहते हैं उन्हीं का क्या है? हेनरी पिरेन का परिभाषा है कि जो मानव समाज में रहते हैं, समाज में रहने वाले मानवों का उल्लेख है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। फिर क्रोचे समसामयिक इतिहास की बात करते हैं। और एल्टन की परिभाषा क्या है कि जो इतिहास लिखता है इतिहासकार, वही होता है इतिहास। फिर राहुल संस्कृतायन को भी कला की श्रेणी में रखा जाता है, ये कला मानते हैं। अब दोनों जो मानते हैं बोलते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं, ट्रेवेलियन और एल राउज हैं। इसके अलावा नेपोलियन को भी माना जाता है कि वो भी कला की श्रेणी में ही रखता है। रेनियर को भी रखा जाता है, कई लोग बोलते हैं। तो ये दोनों जो मानते हैं, ये विद्वान क्या कहते हैं कि ना ही इतिहास विज्ञान है और ना ही इतिहास क्या है, कला है। तो इतिहास ना ही विज्ञान है और ना ही कला है, क्या है? ये दोनों का मिश्रण है। अब कैसे मिश्रण है, इन सब चीजों को कैसे ये लोग पुष्ट करते हैं? पुष्ट मतलब प्रूफ करते हैं। कैसे? बोलते हैं कि तथ्यों की जब खोज की जाती है, हम किसी चीज का उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, मिलता है, तो उसकी जांच कैसे की जाती है? कार्बन 14 विधि है, पराग विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। उन सब विधियों से उस चीज की खोज की जाती है और पता लगाया जाता है कि ये कब की चीज वस्तु है। तो क्या था? वैज्ञानिक चीजें थी, वैज्ञानिक विधि हुआ ना। फिर उसके काल निर्धारण किया जाता है कि कब का है, किस समय का है और कौन से शासक के समय का है। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? विज्ञान है, विज्ञान। लेकिन जब उन तथ्यों को क्या हम वैसे दे देते हैं क्या? किसी को पढ़ने के लिए ले सिक्का दो, सिक्का डाल दो, पढ़ो, पता चल जाएगा? नहीं।
सिक्काओं का जब जांच होता है वैज्ञानिक विधियों से, हाँ इसमें सोना की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तब पता लगाया जाता है कि उस समय सोना की अधिकता थी, अर्थात उस शासक के समय में क्या था कि धन संपदा अथाह था, अर्थात शासक का साम्राज्य जो था फलित था, फूलित था, लोग सुखी थे। इसी आधार पर कल्पना किया जाता है। और ये कल्पना कौन करता है? ना मैं ना आप, ये करता है इतिहासकार। और इतिहासकार अपना कल्पना शक्ति के द्वारा क्या करता है? संप्रेषण करता है, देता है अपनी चीजों को। किसको देता है? संप्रेषित करता है पाठक को। पाठक कौन है? हम लोग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तथ्य की खोज, काल निर्धारण, कल्पना शक्ति द्वारा संप्रेषण, इन तीनों पॉइंट को इन दोनों के बीच में लिखा जा सकता है। किसके? दोनों के मध्य जो होता है कि कला और विज्ञान दोनों है। और नियत रूप से अगर स्पष्टतः प्रमाणित किया जाए कि क्या है इतिहास, तो इतिहास क्या है? इतिहास कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। मिश्रण यानी समन्वय रूप है, समन्वयित रूप है क्या? इतिहास। अब इसमें आपके पिछले वीडियो में हमने परिभाषा भी देखा था, तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो एमए प्रीवियस वाले हैं और जो बीए वाले हैं, सब्जेक्टिव पेपर देने हैं, उनको तो ये पॉइंट पूरा याद रहना चाहिए, ये पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, कई लोग इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि विज्ञान न मानने के कारण क्या है। तो कई लोग जो विज्ञान नहीं मानते वो क्या बोलते हैं कि यह ज्ञान नहीं देता, भविष्य इसी को यह सबक ज्ञान नहीं देता, यह सामान्यीकरण नहीं करता है, यह भविष्यवाणी नहीं करता है, यह क्रमबद्ध नहीं होता है, कहीं से भी कहीं कूद कर हम पढ़ लेते हैं, धर्म और नैतिकता से परे नहीं होता है, इसमें धार्मिक चीजें होती है। तो ये लोग इसी को हम बोल सकते हैं कि विज्ञान ना मानने के कारण क्या हो सकते हैं, इसमें नहीं डाल देना है, अपने आप को मिल जाएगा वो सारी चीजें। फिर कला में इसमें भी कि साहित्यिक कला विधा का प्रयोग नहीं होता, तो वो कला नहीं होने के कारण हो जाएगा। तो बहुत इजी ट्रिक है, इसीलिए मैंने इसके होने का कारण बताया, इसके भी होने का कारण बताया, और दोनों के ना होने का कारण पूछता है तो आप नहीं का यूज कर देंगे, नकारात्मक वाक्य बना देंगे और सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसके अलावा हम अगले वीडियो में देखेंगे इतिहास के पाषाण काल को देखते हैं हम, जो स्टार्टिंग होता है उसी में हमको फिर नव पाषाण काल में देखेंगे कैसे मानव का विकास हो रहा है। निएंडरथल को देखेंगे, निएंडरथल जो मानव है, होमो सेपियंस मानव है, कहाँ मानव सबसे पहले उद्भवित होता है, किस तरह से मानव अपने चकों को खोज करता है, आग की खोज करता है, और कैसे वो भोजन बनाने की कला सीखते सीखते वर्तमान के मानव के रूप में परिणित हो जाता है। ये अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।